आज हम लोग पढ़ेंगे 58 एफोरिज्म। तो 58 एफोरिज्म में पढ़ेंगे क्या, पहले समझते हैं, फिर हम लोग को किस पॉइंट को समझना चाहिए, उसके बाद इसकी रीडिंग लगाएंगे। तो 58 एफोरिज्म में हनुमान सर बताते हैं कि ये जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अगर एंटीपैथी जिसे हम लोग बोलते हैं, कि अगर एंटीपैथी के थ्रू हम लोग क्योर करने की कोशिश करें किसी क्रॉनिक केस में, अगर किसी को क्रॉनिक कोई भी केस हो, ठीक है, उसमें हम एंटीपैथी के थ्रू क्योर करने की कोशिश करें, तो वहां पर होता क्या है, तो जिस सिम्टम के लिए हम दवा दे रहे होंगे वो सिम्टम क्या होगा, थोड़ी देर के लिए पेशेंट को उस दर्द से या उस सिम्टम से आराम मिलेगा, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, वो सिम्टम भी बढ़ जाता है जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, और जो ओवरऑल डिजीज है, जो पूरी डिजीज की पिक्चर है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है। तो हनीमैन सर ने यही एक्सप्लेन किया है 58 एफोरिज्म में कि जो एंटीपैथिक में ट्रीटमेंट का तरीका है, अगर किसी क्रॉनिक केस में हम ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें एंटीपैथिक के थ्रू, तो पेशेंट को जिस सिम्टम के लिए एंटीपैथी अप्लाई कर रहे हैं उस सिम्टम में ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, थोड़े समय के लिए आराम मिलेगा, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि वही सिम्टम भी बढ़ जाता है और जो पूरी डिजीज है वो भी प्रोग्रेस कर जाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे किसी को क्रॉनिक डायरिया है, मॉर्निंग डायरिया है, अगर किसी को मॉर्निंग डायरिया हो रही है और हम ऐसी दवा दें, मॉर्निंग डायरिया क्या, अगर किसी का पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बढ़ा हुआ है, किसी को एक डिजीज कंडीशन थी जिसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बढ़ा हुआ था, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ डायरिया के लिए दवा दो, तो हम क्या करेंगे, ऐसी दवाएं देंगे एंटीपैथी में जहां पर क्या हो, उस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को स्लो डाउन करे। जैसे ओपीएम एग्जाम्पल, अगर किसी को मॉर्निंग डायरिया है, क्रॉनिक है, उससे 8 साल या 10 साल से है, उस केस में एंटीपैथी अप्लाई करो, ओपीएम देने की कोशिश करो। तो हनीमैन सर कहते हैं कि हम ओपीएम के थ्रू थोड़े समय के लिए तो उस डायरिया को रोक देंगे, बट अल्टीमेटली क्या होगा, वो डायरिया और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो टोटलिटी थी, उस टोटलिटी ऑफ द डिजीज, जो पूरी डिजीज थी, वो और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर जाती है। ये चीज हनीमैन सर ने 58 एफोरिज्म में बताई है। तो यहाँ पर दो पॉइंट आता है कि एंटीपैथी क्या होती है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है। तो एंटीपैथी पढ़ने के लिए हम लोग को कौन कौन से एफोरिज्म कंसीडर करने चाहिए, तो 23 एफोरिज्म, 56 एफोरिज्म, 57, 58, 59, 60 एंड 67 एफोरिज्म, इतने एफोरिज्म जब एक साथ पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा एंटीपैथी है क्या। तो एंटीपैथी का जो सिद्धांत है दिया किसने था, तो हम लोग 56 एफोरिज्म में पढ़ते हैं कि जो गैलेन सर थे उन्होंने क्या एंटीपैथी का सिद्धांत दिया था। और गैलेन सर को हम लोग जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ते हैं एफोरिज्म का, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ मेडिसिन, तो वहां पर पढ़ते हैं जैसे हिप्पोक्रेट सर को क्या बोला जाता था, द ऑब्जर्वर, हनीमैन सर को क्या बोला जाता था, द एक्सपेरिमेंटर, उसी तरीके से गैलेन सर को द डिसेमिनेटर बोलते थे। डिसेमिनेटर क्यों, कि गैलेन सर ने ये एंटीपैथी जो एक्सियोम था, कॉन्ट्रेरा कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंटर का, इस टीचिंग को बहुत ज्यादा क्या किया था, फैलाया था। आगे समझ में, तो अगर हमें प्रॉपर एंटीपैथी पढ़नी है तो 23, 56, 57, 58, 59, 60 और 67 एफोरिज्म, जब इतने एफोरिज्म एक साथ पढ़ेंगे तो हम लोग को एंटीपैथी समझ में आएगी। आगे समझ में, अब देखो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है। किस, जैसे डायरिया का ही केस ले रहा है, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से किसी को मान लो डायरिया हो रही है, अगर तुम दवा किसके लिए दो, सिर्फ और सिर्फ डायरिया के लिए दवा दो। किसी डिजीज कंडीशन में किसी को डायरिया हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ तुम जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है हमारे जीआईटी का, सिर्फ उसको रोकने के लिए दवा दोगे, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है। बट होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते डायरेक्ट, होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ पिक्चर लेते हैं, टोटलिटी ऑफ डिजीज लेते हैं, उसके बेसिस पे दवा को दिया जाता है। उसका माइंड कंसीडर करेंगे, डिस्पोजिशन कंसीडर करेंगे, उसके और भी सारे सिम्टम को कंडीशन करेंगे, ठीक है, और किस वजह से हो रहा है, जब ये सारी कंडीशन को अप्लाई करेंगे तब एक टोटलिटी बन के आएगी हमारे पास, हम उसके बेसिस पे दवा करेंगे। तो हम लोग पढ़ते क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है या फिर टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता है। तो जब हम लोग एफोरिज्म 7 पढ़ते हैं जो कि कॉजा ओकेजनली एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड एफोरिज्म 8, जब 7 एंड 8 को पढ़ोगे तब वहां पे समझ में आएगा सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट क्या है एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट क्या होता है। तो होम्योपैथी किस पे रिलाई करती है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जबकि
एंटीपैथी में क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट के बेसिस पे क्योर करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग 58 एफोरिज्म के रीडिंग लगाते हैं। इफ इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन, तो दिस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन का क्या मतलब हुआ, तो हनीमैन सर दिस मोड ऑफ किसके लिए बोले हैं, एंटीपैथी के लिए बोल रहे हैं। क्यों 56 एफोरिज्म में हनीमैन सर ने बताया एंटीपैथी होती क्या है, 57 में उसके कुछ एग्जाम्पल बताया हनीमैन सर ने, फिर हनीमैन सर 58 में कह रहे हैं कि जो एंटीपैथी मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन का तरीका है, अगर हम इसकी वैल्यू एस्टिमेट करें तो पहले क्या करो, वी शुड इवन पास ओवर द सर्कमस्टांसेस दैट इट इज एन एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एक बार ये मान लेते हैं कि एंटीपैथी का जो तरीका है ये फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, एक बार कह देते हैं चलो ठीक है ये तरीका सही है। तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि अगर हमें समझना हो कि एंटीपैथी का वैल्यू क्या है, इसके थ्रू हम लोग क्या गेन कर रहे हैं, अगर इसको कैलकुलेट करने बैठे तो एक बार छोड़ देते हैं कि फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा, नोट टू एफोरिज्म 7। तो एफोरिज्म जब 7 पढ़ते हैं हम लोग तो वहां पर हनीमैन सर बताते हैं कि जो होम्योपैथी होती है उसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे दवा को देते हैं, जबकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, जहां पे सिर्फ एक पार्ट को पकड़ के दवा को दिया जाए। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं हनीमैन सर, जैसे एक हाथी है, होम्योपैथी में क्या है, हम पूरे उस हाथी को कंसीडर करके दवा देंगे, उस पूरी टोटलिटी को समझेंगे। और एंटीपैथी क्या है, उसके किसी एक पार्ट को, जैसे हाथी का एक पैर होता है, तो मान लो हम डिजीज कह दे एक हाथी है, ठीक है, अगर हमको डिजीज को ठीक करना है तो होम्योपैथी में उस पूरी टोटलिटी को कंसीडर किया जा रहा है, जबकि एंटीपैथी क्या है, उस हाथी के किसी सूंड को या फिर उसका जो ट्रंक है या फिर उसका जो पैर है, सिर्फ एक पार्ट को पकड़ के दवा देना। तो वही चीज हनीमैन सर ने एफोरिज्म 7 और 8 में बताया है कि जो एंटीपैथी है जहां पे सिम्टम के बेसिस पे दवा दे रहे हैं, ये एक फॉल्टी ट्रीटमेंट का तरीका है। तो यहाँ पर वही चीज हनीमैन सर कह रहे हैं कि एक बार ये मान लो क्या है, वी शुड इवन पास ओवर द सर्कमस्टांसेस दैट एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एक बार ये मान लेते हैं कि ये जो फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का तरीका है इसको छोड़ दो, अगर हम उसके बाद हमें वैल्यू करनी हो एंटीपैथी के, हमें समझना हो कि इससे हम लोग क्या गेन करते हैं, तो आगे हनीमैन सर लिखते हैं वेयर इन द प्रैक्टिशनर डिवोट हिज अटेंशन इन मेयरली वन साइडेड मैनर टू ए सिंगल सिम्टम। तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि एंटीपैथी में ये करते हैं कि जो प्रैक्टिशनर होता है वो क्या करता है, वो अपना सारा अटेंशन क्या लगाता है, मेयरली वन साइडेड मैनर, एक मैनर में किसी एक सिम्टम को लेकर दवा दे देना, उस पूरे डिजीज को, उस पूरे हाथी को नहीं ठीक कर रहा पेशेंट, फिजिशियन, वो क्या कर रहा है, उसके एक पार्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं सर वही कह रहे हैं कि प्रैक्टिशनर एंटीपैथी में जो प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अटेंशन कहाँ पर देते हैं, एक सिंगल सिम्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, टू ए ओनली ए पार्ट ऑफ द होल, पूरे होल का एक पार्ट को ठीक कर रहे हैं। मतलब जैसे डिजीज एक हाथी है, उसका एक पार्ट क्या हो गया, पैर हो गया, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर बाय रिलीफ फॉर द टोटलिटी ऑफ द डिजीज। जबकि होना क्या चाहिए था, हमें पूरी टोटलिटी को ठीक करना चाहिए था, बट ये जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट का तरीका है, जो एंटीपैथी का तरीका है, पूरी डिजीज को ना ठीक करके उसके एक पार्ट को पकड़ के ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो हनीमैन सर वही कर रहे हैं, अगर हमें समझना हो कि ये जो एंटीपैथी है इसके फायदे क्या हैं, तो एक बार छोड़ दो कि ये फॉल्टी ट्रीटमेंट का तरीका है, जहां पर एंटीपैथी में फिजिशियन क्या करता है, अपना सारा अटेंशन कहां पर लगाता है, वन साइडेड मैनर में एक सिम्टम को ठीक करने की कोशिश करता है, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द होल वेयर बाय रिलीफ फॉर द टोटलिटी ऑफ द डिजीज, पूरे डिजीज को ना ठीक करके एक पार्ट को ठीक करने की कोशिश करता है, विच इज व्हाट द पेशेंट डिजायर। हनीमैन सर यही चीज पेशेंट चाहता भी है, उसको डायरिया है क्रॉनिक, लेकिन वो क्या आएगा, डॉक्टर साहब हमको ऐसी दवा दो तो हमारी डायरिया बंद हो जाए, या हमें दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, हमको ऐसी दवा दो तो हमारा दर्द बंद हो जाए किसी तरीके से। तो ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर क्या कहता है, तुरंत बुढ़ा मॉर्फिन लग जाएगा, या मॉर्फिन के कोई भी, जैसे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, ट्रेमाडोल नाम से मिलता है, वो इंजेक्शन लगा देगा, उसको पेन से रिलीफ हो गया, बट क्या उस डिजीज से पेशेंट को रिलीफ हुआ, नहीं। वही हनीमैन सर कह रहे हैं कि एंटीपैथी में क्या करते हैं,
एक पार्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं और यही पेशेंट चाहता भी है। आगे हनुमान सर ने लिख दिया, आगे कैन नॉट एविडेंटली बी एक्सपेक्टेड। और हनुमान सर कह रहे हैं कि ये जो है हम इससे कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आगे स्लाइस करके क्या लिखते हैं, वी मस्ट ऑन द अदर हैंड डिमांड ऑफ एक्सपीरियंस इफ इन वन सिंगल केस वेयर सच एंटीपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन वाज मेड यूज ऑफ क्रॉनिक और परसिस्टिंग डिजीज। हनुमान सर कह रहे हैं अगर कोई भी सिंगल केस हो जहां पर इस एंटीपैथिक एम्प्लॉयमेंट का जो तरीका है दवाओं का, अगर उससे दें इन क्रॉनिक एंड परसिस्टेंस अफेक्शन, किसी क्रॉनिक केस के अंदर, मे भी तुम्हें गाड़ी का शोर आ रहा हो, उसको थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। क्रॉनिक और परसिस्टेंट अफेक्शन आफ्टर द ट्रांजिएंट एम्ब्यूलेशन। हनुमान सर कह रहे हैं तो होता क्या है, तो हमें मिलता है कि ट्रांजिएंट एम्ब्यूलेशन, पेशेंट को थोड़ा सा आराम होगा। There did not ensue an increased aggravation of the symptom which was subdued at the first in palliative manner। जहां पर पैलिएटिव मैनर में हमने उसका जो एक सिम्टम था उसे क्या कर दिया, रिलीव कर दिया, ट्रांजिएंट रिलीफ मिल गया पेशेंट को। एंड एग्रावेशन, उसके बाद क्या होगा, एग्रावेशन हो जाएगा उसी सिम्टम का इंडीड, और वास्तव में किस चीज का एग्रावेशन होगा, ऑफ द होल डिजीज, पूरी की पूरी डिजीज का ही एग्रावेशन हो जाता है। ये चीज हनीमैन सर बता रहे हैं। आगे तो हनीमैन सर उसके आगे क्या लिखते हैं, एंड एवरी अटेंटिव ऑब्जर्वर विल एग्री दैट। हनीमैन सर कह रहे हैं जो ये एंटीपैथी अप्लाई कर रहे हैं वो भी, और जो भी ऑब्जर्वर ध्यान से इस चीज को समझ रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि हर अटेंटिव ऑब्जर्वर विल एग्री दैट। हनीमैन सर कह मेरी बात से एग्री होगा आफ्टर सच शॉर्ट एंटीपैथिक एम्ब्यूलेशन, ये जो एंटीपैथिक से पेशेंट को थोड़े समय के लिए रिलीफ हुआ है, एग्रावेशन फॉलोज इन एवरी केस, सारे के सारे केस में एग्रावेशन होता ही होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो वही हनीमैन सर कह रहे हैं कि एंटीपैथी से किसी क्रॉनिक केस से तुम ठीक करने की कोशिश करो तो क्या होगा, पेशेंट को उस पार्ट ऑफ द सिम्टम, थोड़े से पार्ट में रिलीफ होगा थोड़ा सा, बट उसका भी एग्रावेशन होगा और जो पूरी की पूरी डिजीज वो भी बढ़ जाएगी। हालांकि द ऑर्डिनरी फिजिशियन इज इन द हैबिट ऑफ गिविंग हिज पेशेंट अनदर एक्सप्लेनेशन, और जो ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर होते हैं वो अलग से एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं। जैसे कोई क्रॉनिक केस में डायरिया आया, उसको दवा दिया, ठीक है, और दोबारा आया पेशेंट, डॉक्टर साहब हमको आराम नहीं हुआ, तो वो जो ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर उससे क्या बोलेगा कि डिजीज बढ़ गई है, या फिर दवाओं को मिक्स करके देने की कोशिश करता है। तो हनुमान सर एक्सप्लेन करते हैं क्या कि अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सब्सिक्वेंट एग्रावेशन, जो दोबारा बढ़ के सिम्टम आया है उस केस में जो ऑर्डिनरी फिजिशियन होगा, हैबिट ऑफ गिविंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को क्या समझाएगा कि इस एग्रावेशन का कोई और कारण है। आगे एंड एस्क्राइब इट टू द मैलिग्नेंसी ऑफ द ओरिजिनल डिजीज, और बोलेगा तुम्हारी जो पुरानी वाली बीमारी वो और ज्यादा बढ़ रही है। अब क्या बताएगा, नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम शोइंग इटसेल्फ, या फिर ये बोलेगा कि ये पहली बार हो रहा है तुम्हें, और द अकरेंस ऑफ द क्वाइट ए न्यू डिजीज, या फिर वही ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर बोलेगा कोई तुम्हें नई डिजीज है, हमने वो ठीक कर दी, वो तुम्हारा नया सिम्टम लौट के आया है, ये कोई नई डिजीज है तुम्हें, ठीक है। तो हनीमैन सर यहाँ पे तीनों चीज एक्सप्लेन करते हैं कि जो एंटीपैथी का तरीका है, पेशेंट चाहता भी है कि हमको सिर्फ जो दर्द हो रहा है उसमें आराम हो जाए, और मान लो ट्रीटमेंट ले भी दिया एंटीपैथी के थ्रू किसी क्रॉनिक केस के अंदर, और जब पेशेंट दोबारा आ गया लौट कर कि डॉक्टर साहब मुझे ये वाली बीमारी फिर बढ़ रही है, तो वही फिजिशियन समझाता है उसे पकड़ के कि नहीं ये तुम्हें कोई नई डिजीज हो चुकी है, या फिर तुम्हारी पुरानी डिजीज अभी भी ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 58 एफोरिज्म समझ में आया होगा, इसीलिए हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे पार्ट में, ताकि समझ में आए। तो हनीमैन सर पूरे 58 में बताते क्या है, तो हनीमैन सर यही कह रहे हैं कि अगर हमें वैल्यू करनी हो इस एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के तरीके का, तो एक बार भूल जाओ कि ये फॉल्टी ट्रीटमेंट का तरीका है, ठीक है। फॉल्टी है क्यों हनीमैन सर ने ऐसा बोला, क्योंकि हनीमैन सर ने एफोरिज्म 7-8 में बताया कि ये गलत तरीका है ट्रीटमेंट का क्रॉनिक केस के अंदर। तो स्पेशली क्रॉनिक केस में तुम एंटीबायोटिक थ्रू ठीक ही नहीं कर सकते, उसके बावजूद तुम्हारा मन है कि समझ सको अच्छा इसका फायदा हम गिन लेते हैं। तो हनीमैन सर बताते हैं कि वो किसी एक पार्ट को पकड़ के
किसी पूरी डिजीज के अंदर किसी एक पार्ट को पकड़ के दवा देने की कोशिश करेगा एक फिजिशियन, और वहां पे क्या होगा, पेशेंट को ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा और वो डिजीज, वो जो सिम्टम है वो भी बढ़ जाएगा, पूरी डिजीज भी बढ़ जाएगी। और दोबारा पेशेंट लौट कर आ गया तो वही फिजिशियन एक्सप्लेन करेगा उसे पकड़ के कि ये तुम्हारे कोई नई डिजीज आई है, या फिर तुम्हारी पुरानी डिजीज बढ़ गई है, या फिर दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो हनीमैन सर ने तीनों एस्पेक्ट क्लियर किया कि फिजिशियन क्या करेगा, एंटीपैथी में होता क्या है, पेशेंट चाहता क्या है, और फिजिशियन एक्सप्लेन क्या करेगा। सारी चीजें एक पार्ट में हनीमैन सर ने 58 एफोरिज्म में समझाई हैं हमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 58 एफोरिज्म समझ में आया होगा। रीडिंग लगाओ तो ये सारी बातें एक साथ समझ में हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट था कि फायदा क्या है, हम तो एस्टिमेट कर रहे थे ना, एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन बाय एंटीपैथी। इसका फायदा क्या है, तो हनीमैन साहब बता रहे इसका कोई फायदा नहीं। उसका यही फायदा है कि ट्रांजिएंट एम्बुलेशन है, उसके बाद डिजीज बढ़ जाती है। बट हनीमैन सर कभी ये नहीं कहते कि एंटीपैथी करनी ही नहीं है। हनीमैन सर कौन सा केस स्पेसिफिक करते हैं, क्रॉनिक या फिर कहाँ चला गया, छोड़ो, क्रॉनिक केस या फिर परसिस्टिंग अफेक्शन जो है, अगर किसी को कोई अफेक्शन, कोई डिजीज लंबे समय तक बनी हो, उस केस में बोलना है। बट जैसे हमें अप्लाई कहाँ करना है एंटीपैथी, तो इसके फायदे हमें एंटीपैथी किन किन केसेस में हमें करनी चाहिए, वो चीज हनीमैन सर 67 एफोरिज्म में बताते हैं। तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ होम्योपैथी एंटीपैथी का जो आता है क्वेश्चन, तो वो सिर्फ एक एफोरिज्म नहीं है, लिख के तो सब आ जाएंगे, बट वो एफोरिज्म कौन कौन से है तो हमें समझ में आना चाहिए। 23 एफोरिज्म पढ़ना है, 56 एफोरिज्म पढ़ना है, 57 पढ़ना है, 58 पढ़ना है हमें, 59 में हनीमैन सर और ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं, 60 बताते हैं, उसके बाद 67 एफोरिज्म बताते हैं कि हमें एंटीपैथी देनी कहाँ है, उसका फुटनोट जो है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एंटीपैथी जब पूरा हो जाएगा तो एंटीपैथी का हम एक वो बना देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, तो वहां पे एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज करके हम पूरे पॉइंट एक बार क्लियर करेंगे आगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 58 समझ में आएगा।